हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं? अच्छे हैं? वेरी गुड। बच्चों, आज हम लोगों का जो चैप्टर है वर्क, एनर्जी एंड पावर का फर्स्ट डे यानी पीरियड नंबर 1। वर्क, एनर्जी एंड पावर में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे डिटेल वर्क की। वर्क है क्या बच्चों? अगर मैं मान लो इस दीवार को पुश कर रहा हूं, देखिए इसको पुश कर रहा हूं, बोर्ड को पुश कर रहा हूं, मैं पुश कर रहा हूं मैं। बच्चों, मैं बात कर रहा था कि वर्क, एनर्जी एंड पावर, तो उसमें वर्क जो है, अगर मैं पूरे दिन भर इस बोर्ड को धक्का देता रहूं ऐसे, ये देखो क्या मैंने वर्क किया? मेरी एनर्जी तो लॉस हो गई, थक गया मैं। क्या वर्क किया? साइंस जो है इसको वर्क नहीं मानती है। साइंस आपकी एनर्जी कितनी भी वेस्ट हो जाए, लेकिन उसको साइंस वर्क नहीं मानती है। साइंस किसको वर्क मानती है? ध्यान दें, जब अगर आपने फोर्स लगाया और जिसके ऊपर फोर्स लगाया उसने कोई डिस्टेंस ट्रेवल किया, जैसे मान लीजिए अगर मेरे पास में ये चश्मा भी रखा हुआ है यहाँ पे, अगर मैं इसको भी पुश किया ऐसे, देखिए ये पुश कर रहा हूं मैं, अगर इसने थोड़ी सी डिस्टेंस ये कवर कर लिया तो इसका मतलब मैंने वर्क किया। जिस बॉडी के ऊपर फोर्स लगाए हैं हम, वो बॉडी अगर डिस्टेंस ट्रेवल न करे, डिस्टेंस कवर न करे, तो वर्क नहीं है। यानी वर्क साइंस क्या मान रही है? वर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट। वर्क क्या है? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट है। अब अगर इस फार्मूले के हिसाब से मैंने अभी देखिए फोर्स लगाया, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है? 0। तो अगर इस फार्मूले में फोर्स मान लीजिए मैंने 50 न्यूटन लगाया, डिस्टेंस कितना ट्रेवल हुआ? 0। वर्क कितना हो गया? 0। इसलिए साइंस जो है मैथमेटिकली कैलकुलेशन अगर करते हैं तो साइंस जो है अगर बॉडी डिस्टेंस ट्रेवल नहीं कर रही है तो उसको वर्क नहीं मानेगी। दैट वर्क इज नोन एज फिजिकल वर्क। उसको हम क्या कह रहे हैं? फिजिकल वर्क। फिजिकल वर्क से मतलब वर्क इन विच force is applied but body does not travel any distance. That is known as physical work. Work in which force is applied but body does not travel any distance is called physical work. इसको हम क्या कहेंगे? फिजिकल वर्क। साइंस does not consider science does not consider as a work, as a work. साइंस जो है इसको वर्क के रूप में कंसीडर नहीं करती है। क्यों नहीं करती है? देख लिया आपने फार्मूले के हिसाब से। तो वर्क जो है जिसमें डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है, उसी को हमारी साइंस जो है वर्क मान रही है। इसको कहेंगे वर्क और फिजिकल वर्क और मैकेनिकल वर्क।
देखा आपने, वो फिजिकल वर्क और ये मैकेनिकल वर्क। इसमें क्या डिफरेंस? वर्क इन विच फोर्स इज अप्लाइड and body travel some distance is called मैकेनिकल वर्क। उसको हम क्या कहते हैं? मैकेनिकल वर्क। ठीक, जैसे कि वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्टेंस। यानी हम ये भी कह सकते हैं वर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्टेंस। वर्क क्या है? वर्क जो है प्रोडक्ट है किसका? फोर्स और डिस्टेंस का। एग्जांपल के लिए अगर मान लें हम लोग 5 न्यूटन फोर्स लगाया मैंने, बॉडी ने ट्रेवल किया 5 मीटर डिस्टेंस, देन वर्क इज सेड टू बी 25 जूल। 5 into 5 25 न्यूटन मीटर। इसको कह लो पहले न्यूटन मीटर। 5 न्यूटन 5 मीटर 5 न्यूटन मीटर। बच्चों यहां पे जो वर्क हुआ है दैट इज द 25 न्यूटन मीटर। और न्यूटन मीटर को जो है डिस्प्लेस किया गया साइंटिस्ट जूल ने। ये सारा वर्क किसने किया था? जूल ने। इसको हम लिख सकते हैं 25 जूल। वर्क की SI यूनिट क्या है? जूल, इसलिए 25 जूल। न्यूटन मीटर इज द कॉमन यूनिट ऑफ वर्क और जूल इज द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ वर्क, यानी इंटरनेशनल यूनिट ऑफ वर्क, SI यूनिट ऑफ वर्क। जरा देखें फिर से। If 1 Newton force is applied and body travel 1 meter distance, then work is said to be 1 Newton meter. तो ये बराबर किसको हो जाएगा? 1 जूल के। तो 1 जूल वर्क कब होगा? If 1 Newton force is applied and body travel 1 meter distance, then work is said to be 1 Newton meter या 1 जूल। ये 1 जूल की डिफाइन हो जाएगी बच्चों। इफ 1 न्यूटन फोर्स इज अप्लाइड एंड बॉडी ट्रेवल 1 मीटर डिस्टेंस, then work 1 joule work, then work is said to be 1 जूल। क्या कहेंगे इसको? वर्क को 1 जूल वर्क कहेंगे। ठीक है, अगर एग्जाम में 1 जूल की डिफाइन आया तो ये लिखना है, जूल की डिफाइन आया तो भी ये लिखना है बच्चों। ठीक, और तो ये कॉमन यूनिट क्या हो गई? कॉमन यूनिट ऑफ वर्क न्यूटन मीटर, और SI यूनिट ऑफ वर्क हो गया जूल। जूल जो है SI यूनिट हो गई इसकी, और न्यूटन मीटर क्या हो गया? कॉमन यूनिट। ठीक है,
अब थोड़ी बात आगे और बढ़ाते हैं अपन इसमें। बात हो रही थी डिस्टेंस की। बच्चों, वर्क जो होता है 2 फैक्टर पर डिपेंड कर रहा है, फोर्स और डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट। वर्क डिपेंड्स ऑन 2 फैक्टर्स, force applied on a body and distance traveled by the body. दो फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है। अब अगर हम लोग देखते हैं, मान लीजिए कि बॉडी है, इसको मुझे पोजीशन ए से पोजीशन बी पे ले जाना है। कहा ले जाना? पोजीशन ए से पोजीशन बी पे। ठीक है, यहां पे ये डायरेक्शन ऑफ मोशन, ये क्या है? डायरेक्शन ऑफ मोशन। अगर मान लीजिए मैं डायरेक्शन ऑफ मोशन के ही दिशा में फोर्स भी लगा रहा हूं, this is the direction of force. Force. तो जिस दिशा में बॉडी को ले जाना है उसी दिशा में डायरेक्शन ऑफ फोर्स भी लग रहा है। ठीक है, यानी दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है वो 0 है। दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है वो 0 है। एक पोजीशन दी होगी, यही डायरेक्शन ऑफ फोर्स भी है, यही डायरेक्शन ऑफ मोशन है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया? 0 हो गया। अब अगर मैं थोड़ा ये डायरेक्शन ऑफ फोर्स ये कर दूं और डायरेक्शन ऑफ मोशन यही रहे, इधर ही ले जाना है, फिर इधर कर दूं फोर्स, फिर इधर कर दूं फोर्स। देखिए, ये एंगल ऑफ 30 डिग्री और ये एंगल ऑफ 60 डिग्री और ये एंगल 90 डिग्री। क्या ये बॉडी, अगर मैं फोर्स ऊपर लगाऊंगा तो ये बॉडी इधर जाएगी? नहीं जाएगी, बॉडी ऊपर जाएगी। तो जिस डायरेक्शन में बॉडी को मूव कराना है उस डायरेक्शन में जब फोर्स नहीं लगेगा तो भी हमारी साइंस वर्क को 0 मानती है। कारण क्या है? ये जो एंगल बन रहे हैं इनको मैं इस तरह से लेता हूं, एंगल थीटा, ये 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री और इधर 180 कर लेते हैं। तो यहां 120 कर लो, यहां 180 कर लो। ये एंगल की वैल्यूज होगी। अगर आप इसको 90 के बाद 120 लोगे तो ये हो गया, 180 लोगे तो ये हो गया, ये हो गया कितना? 120 और ये हो गया 180। तो इनमें जो एंगल बन रहे हैं इनके एंगल की वैल्यूज हैं, सेम डायरेक्शन में दोनों हैं तो 0 एंगल, 30 डिग्री, 60, 90। तो इसकी जो कॉस की वैल्यू होती है, कॉस बच्चों ट्रिग्नोमेट्री में 10th क्लास में पढ़ोगे। अभी केवल आप ये वैल्यूज में लिख लेता हूं, इन वैल्यूज का यूज करना है केवल। देखिए, थीटा एंगल अगर 0 है तो कॉस की वैल्यू 1, और अगर ये 30 डिग्री है तो ये √3/2, 60 है तो 1/2, 90 है तो 0, 120 है तो भी 1/2 और 180 है तो -1। ये वैल्यूज याद कर लेना आप लोग। ये एंगल दिए होंगे तो इसके हिसाब से देखिए, 0 पे 1, 30 पे √3/2, 60 पे 1/2, 90 पे 0, 120 पे 1/2,
और 180 पे -1। अब देखिए, अगर मैं ये दोनों ही, अब यहां फार्मूला मैं बदल रहा हूं, W इज इक्वल टू F इंटू कॉस थीटा इंटू एस। अगर मैं यहां W इज इक्वल टू F इंटू कॉस की वैल्यू अगर 0 है, यानी ये दोनों का डायरेक्शन सेम है, कॉस की जगह 1 हो जाएगा इंटू एस, तो वर्क हो जाएगा F इंटू एस। तो जो बच्चों मैंने फार्मूला दिया था आपको, वर्क इज इक्वल टू F इंटू एस, ये फार्मूला तभी अप्लाई होगा जब दोनों का के बीच में एंगल 0, जो वर्क, फोर्स, डायरेक्शन ऑफ फोर्स, डायरेक्शन ऑफ मोशन के बीच का एंगल कितना हो, 0 हो, तो लगेगा फार्मूला F इज इक्वल टू W इज इक्वल टू F इंटू एस। क्लियर? अब अगर थोड़ा एंगल बढ़ गया, 60 हो गया, तो जो हमारा फार्मूला लगेगा W इज इक्वल टू F इंटू कॉस की जगह, कॉस थीटा की जगह क्या लोगे, 60 की वैल्यू 1/2 इंटू एस, तो वर्क हो जाएगा F इंटू एस अपॉन 2, आधा हो जाएगा। वर्क कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। वर्क जो है 1/2 हो गया। ठीक है। अब जैसे cos की वैल्यू, cos 60 के लिए मैंने बोला था, ये 30 के लिए नहीं, किसके लिए, cos 60 के लिए। यहां अगर मैं ये cos 60 होता है तो 1/2 लेता हूं। ये सारी बातें एंगल के ऊपर डिपेंड कर रही है, यहां लिख देता हूं। W इज इक्वल टू F इंटू कॉस थीटा इंटू एस, F इंटू कॉस 60 इंटू एस, F इंटू कॉस 60 की वैल्यू 1/2 इंटू एस, F S अपॉन 2। तो वर्क कितना होगा, आधा। मान लीजिए जिधर इधर डायरेक्शन, बॉडी को जाना इधर है, हम फोर्स लगा रहे हैं, इधर लगा रहे हैं, तो जितना फोर्स लगाएंगे तो वर्क जो होना चाहिए उतना नहीं हो पाता है, आधा वर्क होता है। और अगर मैं सीधा इधर फोर्स लगा दूं तो बॉडी क्या इधर जाएगी, थोड़ा सा भी नहीं जाएगी, इससे वर्क क्या हो जाएगा, 0। तो देखिए 90 हो गया, 90 डिग्री होने पे 90 की वैल्यू कितनी, 0। तो यहां अगर 90 लेता हूं मैं, यहां कितना लूंगा, 0। जैसे 0 लिया मैंने यहां पे, तो ये वैल्यू पूरी क्या हो जाएगी, 0, इसलिए वर्क जो है बच्चों 0। डायरेक्शन ऑफ मोशन के जस्ट 90 डिग्री पर अगर फोर्स लग रहा है तो वर्क क्या हो जाएगा, 0। ठीक, तो ऐसे ही आप वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए माइनस में वर्क कब चला जाएगा, अगर फोर्स इधर लग रहा है, जाना बॉडी को इधर है, तो फोर्स इधर लग रहा है, तो वर्क क्या हो जाएगा, यहां -1 रखेंगे तो नेगेटिव का वर्क हो जाएगा। फोर्स के डायरेक्शन के अपोजिट में अगर बॉडी मूव कर रही है तो वर्क विल बी नेगेटिव। फोर्स के डायरेक्शन के अपोजिट में बॉडी मूव कर रही है तो वर्क कितना हो जाएगा, नेगेटिव होगा। तो वर्क पॉजिटिव भी हो सकता है, वर्क 0 भी हो सकता है, वर्क नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव वर्क कब होगा, जब डायरेक्शन ऑफ मोशन के ही डायरेक्शन में फोर्स लगेगा तब। और नेगेटिव वर्क कब होगा, जब डायरेक्शन ऑफ मोशन के अपोजिट में फोर्स लगेगा तब वर्क 0। ठीक है। जैसे मान लो कोई स्लोपिंग एरिया पे कोई बॉल लुढ़क के जा रही है, पत्थर लुढ़क रहा है और हम नीचे से ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन बॉल उधर जाने के बजाय नीचे ही चलती जा रही है, तो हमारे वाला फोर्स क्या हो रहा है, नेगेटिव वर्क हो गया, क्योंकि हम फोर्स इधर लगा रहे हैं, बॉडी इधर मूव कर रही है। और देखते हैं बच्चों थोड़ी बात आगे।
वर्क जो है बच्चों स्केलर क्वांटिटी है। वर्क इज द स्केलर क्वांटिटी। वर्क जो है स्केलर क्वांटिटी है, यानी इसमें मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है। किस डायरेक्शन में काम हो रहा है ऐसा कुछ भी डिफाइंड नहीं है। तो वर्क इज द स्केलर क्वांटिटी। यहां पे बताएं हम, मान लीजिए और भी चीजें जरा देखिए। एक व्यक्ति बस स्टैंड पे खड़ा है, अपने हाथ में ब्रीफकेस लेके खड़ा है, तो वो वर्क कितना कर रहा है? 0 वर्क। कारण वो फोर्स तो लगा रहा है ऊपर, लेकिन ब्रीफकेस ऊपर आ नहीं रहा है। देन वर्क इज द 0। मान लीजिए कोई एक पत्थर है यहां से, अब हम इसको ऊपर ले जाना चाहते हैं और अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स किधर खींच रहा है? इसको नीचे खींच रहा है। और ये मान लीजिए इधर 5 मीटर चल करके यहां आ गया, यहां से यहां पहुंच गया, तो ग्रेविटेशनल फोर्स ने कितना वर्क किया? 0 वर्क, क्योंकि फोर्स का डायरेक्शन इधर है, मोशन उधर है। क्लियर? और हमने कितना काम किया ये पता करने के लिए, अब देखिए ये तो हो गया डिस्प्लेसमेंट, S इज इक्वल टू H ले लो। फोर्स कितना लगा रहे हैं? F इज इक्वल टू, यहां पे फोर्स इज इक्वल टू हो जाएगा mg। F इज इक्वल टू ma होता है, F इज इक्वल टू ma। ए फॉर एक्सेलरेशन, ग्रेविटेशनल वाले चैप्टर में मैंने बताया था एक्सेलरेशन को हम किससे डिनोट करेंगे? स्मॉल g से। तो F इज इक्वल टू mg। तब यहां क्या वर्क पता करने के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे? वर्क इज इक्वल टू F इंटू एस की जगह लिखेंगे F, W इज इक्वल टू mg, S की जगह H, mgh। अगर हम लोग वर्क अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट कर रहे हैं, किसी बॉडी को ऊपर उठा रहे हैं, तब कितना वर्क किया उसके लिए फॉर्मूला यूज करेंगे mgh। mgh, m मतलब मास ऑफ द बॉडी, g मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और h का मतलब हाइट यानी डिस्प्लेसमेंट, कितना दूरी ट्रेवल हुई। क्लियर है? तो अगर कोई कुली मान लीजिए सिर पे अटैची लेके रख के चल रहा है, तो कितना वर्क किया हो? 0 वर्क। कारण कि उस अटैची के ऊपर उसने कोई फोर्स नहीं लगाया। यहां फोर्स क्या आ जाएगा? 0। फोर्स क्या आ जाएगा? 0। इसलिए कुली के द्वारा किया गया काम क्या होता है? 0। कुली के द्वारा किया गया काम क्या होता है? 0 होता है। अगर वो सिर पे लेके चले, हाथ में लेके चले कोई भी सामान आपका, देन वर्क इज द 0। बिकॉज सिर पे रख रहा है तो फोर्स नहीं लगा रहा है, F की जगह 0 हो जाएगा। ठीक? वो जो मास है M अटैची का, वो मास ऑफ द बॉडी बन जाता है उसके पूरे शरीर का, इसलिए वहां वर्क 0 हो जाएगा। तो बच्चों ये वर्क निकालने के 3 फार्मूले हो गए। W इज इक्वल टू F इंटू एस, W इज इक्वल टू mgh, W cos थीटा इंटू एस। ये फार्मूला कब लगेगा? जब डायरेक्शन ऑफ मोशन और डायरेक्शन ऑफ फोर्स के बीच में एंगल बन रहा है तब। और ये फार्मूला कब लगेगा? जब कोई बॉडी नीचे से ऊपर की तरफ लिफ्ट हो रही है। और ये फार्मूला कब लगेगा? जब डायरेक्शन ऑफ मोशन के डायरेक्शन में फोर्स भी लग रहा है, दोनों के बीच का एंगल 0 है। क्लियर? तो बच्चों ये आज हमारा वर्क का टॉपिक कंप्लीट होता है। इतना ही ध्यान देना है इसमें। थोड़ा एक बार इसको पढ़ेंगे, आप लोग सॉल्व करेंगे। ओके बच्चों, हैव ए गुड डे।